गुड इवनिंग, राम राम खमांगणी। मैं संदीप सिंह शेखावत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। विजडम कंसेप्ट सीरीज एपिसोड नंबर 10 और एपिसोड नंबर 10 में क्या रहेगा, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं साथियों किसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आइएगा चलिएगा देखते हैं क्या क्या बातें जरूरी हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। आपको पहले ही मैं बता देता हूँ, इस जो हमारा विजडम कंसेप्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 10 है, इसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कंप्लीटली नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो फर्स्ट पार्ट ये रहेगा और सेकंड पार्ट इसके बाद में आएगा, ठीक है। तो चलिएगा बात कर लेते हैं सर इसके बारे में। सबसे पहली बात, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो वर्ड है सर, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिएगा साथियों, ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर किसी फ्लूइड को, किसी मेडिसिन को क्या करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, एंट्री करवाना। बट यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन वर्ड के साथ में क्या लगा हुआ है, ब्लड। इसका मतलब हम कहेंगे कि सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड को एडमिनिस्ट्रेट करना बॉडी के अंदर, या आप ऐसा कह सकते हैं ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स को क्या करना, बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करना। सर क्यों एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो बेटा इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं, है ना। वेरियस पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए अपन इनको बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सर जैसे कि पर्पस क्या हो सकता है, तो बेटा जैसे अगर बात करें किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, या बोले तो किसी में एनीमिया है, तो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। सर किसी के अंदर ब्लड की कमी है, बोले तो ब्लड जो है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, चोट लगने की वजह से ब्लड लॉस हो गया, तो भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। डेंगू की कंडीशन है जहां पे प्लेटलेट गिर जाती है, डाउन हो जाती है, सर वहां पे भी अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है। इसके अलावा बात करें कि सर अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे पर्पस होते हैं बेटा जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। इसके बाद में बात करें कि सर आपने कहा ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट, या मैं कहूं बेटा ब्लड के कंपोनेंट। तो सर ब्लड के कौन कौन से क्या क्या कंपोनेंट है जिनको अपन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहली बात करें तो बेटा पहला नाम लिखा हुआ है पीआरबीसी। पीआरबीसी का मतलब क्या है, पैक्ड रेड ब्लड सेल, यानी कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आरबीसी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है होल ब्लड, यानी कि पूरा ब्लड होगा। ब्लड में आपके चाहे प्लेटलेट हो, आरबीसी हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो, एल्बुमिन हो, सब आ जाएगा सर होल ब्लड में। नेक्स्ट होता है बेटा एफएफपी। एफएफपी को हम कहते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। नेक्स्ट आती है प्लेटलेट्स, इसके बाद में आता है सर एल्बुमिन, और इसके बाद आता है बेटा क्रायोप्रिसिपिटेट। इसके अलावा आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी ब्लड के कंपोनेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सर, सबसे पहली बात करते हैं कि सर पीआरबीसी क्या होता है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं, वो अपन यहाँ पे डील कर रहे हैं। पैक्ड रेड ब्लड सेल, पीआरबीसी का पूरा नाम है सर पैक्ड रेड ब्लड सेल, यानी कि इसमें ओनली क्या कंटेन होता है, ओनली क्या चीज प्रेजेंट होगी, आरबीसी प्रेजेंट होगी। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि पैक्ड रेड ब्लड सेल आप लगा रहे हैं तो उसका यूज क्या है, उसका उपयोग क्या है। याद रखना हम यहाँ पे यूज दो तरीके से यूज पढ़ रहे हैं सर पीआरबीसी में। फर्स्ट पढ़ रहे हैं प्राइमरी यूज और दूसरा पढ़ रहे हैं बेटा सेकेंडरी यूज। प्राइमरी यूज का मतलब है कि आप पीआरबीसी जो लगा रहे हैं वो मेनली किसके लिए लगा रहे हैं। याद रखना एनीमिया। व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया, तो आप कहते हैं सर एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की क्या हो जाना, कमी हो जाना। अब बेटा एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है सर, ऑक्सीजन कैरिंग करना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर अगर ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो अगर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो भी हमें क्या लगाना है बेटा, पीआरबीसी ही लगाना है। सेकेंडरी यूज की बात करें तो सर ब्लड लॉस, किसी को चोट लग गई है, ब्लड लॉस हो गया है, तो उसमें आप पीआरबीसी, अगर होल ब्लड नहीं मिल रहा है तो आप पीआरबीसी की तरफ चल सकते हैं, दैट इज द सेकेंडरी यूज। नेक्स्ट बात करें सर अमाउंट की, हमें कई बार हम सुनते हैं कि सर जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके आते हैं तो हम सुनते हैं कि यार 1 यूनिट ब्लड दे के आया, या किसी पेशेंट से मिलके आते हैं वो कहता है कि यार इसको 1 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया। तो 1 यूनिट ब्लड का मतलब क्या है, याद रखना साथियों 1 यूनिट ब्लड का मतलब यहाँ पे अलग अलग है कि कौन सा कंपोनेंट एडमिनिस्ट्रेड हुआ है। लाइक बात करूं सर पीआरबीसी एडमिनिस्ट्रेड हुई है, तो पीआरबीसी के केस में 1 यूनिट ऑफ ब्लड का मतलब है 250 से लेके 450 ml। पीआरबीसी के अंदर अगर बात करूं 1 यूनिट ब्लड का मतलब है 250 से लेके 450 ml इन 1 यूनिट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात आपसे पूछी जा सकती है कि जो आपका पैक्ड रेड ब्लड सेल होता है तो अपन इसको स्टोर रखते हैं ब्लड बैंक में, बिल्कुल सर स्टोर रखते हैं। तो इसको स्टोर रखते हैं तो सर प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं,
व्हाट डू मीन बाय प्रिजर्वेटिव? तो आप याद रखना साथियों, प्रिजर्वेटिव्स वो आपके केमिकल कंपाउंड्स होंगे या वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को खराब होने से बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो यहां पे कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं पीआरबीसी में? सेगम। सेगम बोले तो एस फॉर सेलाइन, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्लूकोज एंड एम फॉर मैनिटोल। सेलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज और मैनिटिल का यहां पे इस्तेमाल होगा सर एज ए प्रिजर्वेटिव। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होगा? याद रखना साथियों, अगर सिंगल शब्द में आपसे पूछ रहा है, सिंगल वर्ड में आपसे पूछ रहा है, तो फिर आपका जवाब रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा सर? ये एक बेसिक टेम्परेचर है सर 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप यहां पे रखेंगे स्टोर करने के लिए पीआरबीसी को। सर अगर पीआरबीसी को अपन ने 4 डिग्री तापमान पर स्टोर रखा तो कितने दिन तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं? याद रखना बेटा, 4 डिग्री तापमान और साथ में ये प्रिजर्वेटिव है तो आप 35 से 40 दिन तक स्टोर रख सकते हो। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर पीआरबीसी जो आपने बताया कि एक यूनिट में लगभग 250 से 400 ml के लगभग होता है, तो सर अगर एक यूनिट किसी पेशेंट को हम पीआरबीसी लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि पीआरबीसी जो हमने लगाई वो इफेक्टिव रही या नहीं रही? बोले तो इसका इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगा? याद रखना साथियों, 1 यूनिट पीआरबीसी जो होती है उसको लगाने से 1 ग्राम पर डीएल ऑफ हीमोग्लोबिन अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी पीआरबीसी लगाई हुई क्या है? बिल्कुल इफेक्टिव है। कितना बढ़ेगा? 1 यूनिट पीआरबीसी से 1 ग्राम पर डीएल ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। इसके अलावा HCV पूछे, HCV का मतलब होता है हीमेटोक्रीट वैल्यू। क्या होता है? हीमेटोक्रीट वैल्यू। तो 1 यूनिट से 3% ऑफ हीमेटोक्रीट वैल्यू बढ़ती है। हीमेटोक्रीट वैल्यू क्या होती है, इसके लिए भी अलग से सेशन लेकर आएंगे साथियों, है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर अगर आपने किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो किया जाता है वो 4 घंटे के अंदर अंदर ही क्यों किया जाता है? वाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड डन इन या विद इन 4 आवर्स? तो याद रखिएगा साथियों, इसलिए किया जाता है टू प्रिवेंट सेप्टिसीमिया, ताकि अपन क्या कर सके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। ब्लड के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? आपको 4 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। अगर ब्लड आपने 4 घंटे के बाद तक लगाओगे तो सेप्टिसीमिया का खतरा है, ब्लड इन्फेक्शन होने का खतरा है सर। क्लियर है? चलो आगे की ओर बात करते हैं सर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर सेकंड कंपोनेंट की, जिसका नाम है होल ब्लड। नाम से ही पता चल रहा है सर पूरा ब्लड, यानी कि ब्लड के सारे कंपोनेंट हो गए। अगर इसका प्राइमरी यूज की बात करूं तो ये अपन करेंगे किसमें? ब्लड लॉस या हाइपोवोलेमिया शॉक में। हाइपोवोलेमिया शॉक अगर किसकी वजह से हुआ है बेटा? याद रखना, ड्यू टू ब्लीडिंग। अगर किसी पेशेंट को चोट लग गई, इंजरी हो गई, इंजरी होने से ब्लीडिंग हो रही है, और मैं ऐसा कह दूं मेसिव ब्लीडिंग, बहुत तगड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो उस पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया शॉक होने का खतरा है। तो यहाँ कारण क्या है? ब्लड कारण है, इसलिए अपन यहाँ ब्लड लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी यूज सर एनीमिया में भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें आरबीसी होगी होल ब्लड में, तो एनीमिया में भी काम करेगा। बट प्राइमरी यूज है ब्लड लॉस या हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यू टू मैसिव ब्लीडिंग की वजह से अगर होता है तो। नेक्स्ट बात करें सर, अगर यहां पे होल ब्लड की बात करूं, एक यूनिट में कितना ब्लड होगा? याद रखना बेटा, यहां पे ब्लड के अंदर जो यूनिट है एक यूनिट में, वो रहती है आपकी कितनी? तो आप कहेंगे 350 ml। कितनी रहती है? 350 ml या 350 ml। इस 350 ml में 300 ml तो ब्लड होगा और 50 ml एंटीकोगुलेंट होंगे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? याद रखना, यहां पे जो अपन यूज करते हैं ना सर, वो करते हैं सिट्रेट फॉस्फेट, CPD, सिट्रेट फॉस्फेट और डेक्सट्रोज, है ना। इनका इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटीकोगुलेंट। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एज एन एंटीकोगुलेंट। तो यहाँ पे 50 ml तो एंटीकोगुलेंट यूज होगा, 300 ml आपका क्या यूज होगा? ब्लड। इसके बाद में स्टोरेज टेम्परेचर, तो सर वही 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर आपने 4 डिग्री तापमान पर स्टोर करा तो 35 दिन तक क्या कर सकते हो? इसको स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट बात करूं प्लेटलेट्स की, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। प्लेटलेट सर क्यों लगाते हैं, क्या यूज है प्लेटलेट का? सबसे पहली बात, अगर किसी भी पेशेंट में प्लेटलेट की कमी हो रही है, किसी भी पेशेंट में क्या हो रहा है?
प्लेटलेट की कमी हो रही है तो उस पेशेंट में अपने को प्लेटलेट लगानी है। तो पहला नाम लिखा हुआ है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वर्ड का मतलब है थ्रोम्बोसाइट का मतलब प्लेटलेट्स, पीनिया वर्ड का मतलब डिक्रीज, यानी कि सर प्लेटलेट डिक्रीज हो जाना। इसके अलावा एक कंडीशन मैंने मेंशन कर दी है यहाँ पे, डेंगू। सर डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, तो मोस्ट कॉमनली अपन प्लेटलेट इसमें यूज करते हैं। अगली बात करें अमाउंट की, तो एक यूनिट में 50 से 70 ml ऑफ क्या होता है सर, प्लेटलेट्स काउंट होता है। लेकिन बेटा याद रखना प्लेटलेट्स जो है ना ये दो प्रकार की होती है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताने वाला हूं, एसडीपी और आरडीपी। अभी अपन ने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लिखा है कि सर 50 to 70 ml होगा, और एक यूनिट ऑफ प्लेटलेट अगर आप लगाएंगे तो उससे 5000 से 10,000 सेल्स पर क्यूबिक mm जो है प्लेटलेट की इंक्रीजमेंट होती है। टेम्परेचर की बात करूं तो वो रहेगा सर 22 to 24 डिग्री सेल्सियस, या सिंगल वर्ड में बात करूं तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर इस तापमान पे स्टोर करेंगे तो कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं सर, 5 डेज तक। ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना, कि प्लेटलेट को कितनी देर के अंदर अंदर लगाना है बेटा, 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपको लगाना है। अगली बात करते हैं सर, प्लेटलेट्स दो टाइप की होती है, एक सिंगल डोनर प्लेटलेट, दूसरी रैंडम डोनर प्लेटलेट। बहुत बार कई साथियों का डाउट रहता है कि सर सिंगल डोनर प्लेटलेट क्या होती है। याद रखना सिंगल डोनर जो प्लेटलेट है जिसको आप एसडीपी भी कहते हैं, है ना। एसडीपी का मतलब है जो कि कहां से ली जा रही है, सीधा का सीधा हेल्थी डोनर से लिया जा रहा है, इसको कहते हैं अपन एसडीपी। दूसरी होती है आरडीपी। आरडीपी जो है बेटा, आरडीपी का मतलब है रैंडम डोनर। इसको कहां से लिया जाता है, तो आप कहेंगे फ्रॉम ब्लड बैग। जो आपका ब्लड बैग है, जैसे कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद ब्लड बैंक में उसको स्टोर किया हुआ है, तो वहां से जब प्लेटलेट की नीड होगी तब आपने तो कंप्लीट ब्लड दिया था, होल ब्लड दिया था, तो उस होल ब्लड में से प्लेटलेट निकाली जाएंगी, तो वो वाली प्लेटलेट तो क्या कहलाएंगी आपकी, रैंडम डोनर प्लेटलेट, बोले तो आरडीपी। दूसरी होती है एसडीपी। एसडीपी का मतलब है सीधा का सीधा हेल्थी डोनर से ले रहे हो। तो अब एक बात मेरे को बताओ, यहां पे इनमें से अमाउंट किसका ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर हेल्थी डोनर वाले का। किसका, एसडीपी का अमाउंट ज्यादा होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि हेल्थी डोनर से ले रहे हो, हेल्थी डोनर का मतलब 5 लीटर ब्लड में से निकाल रहे हो, तो अमाउंट ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। तो सर इसका अमाउंट होता है 250 ml। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं किसकी, आरडीपी की, जो कि आप ब्लड बैग से निकाल रहे हो। सर ब्लड बैग यानी कि होल ब्लड का कितना होता है, 350 के आसपास या 250 के आसपास, है ना। तो उसमें से निकालोगे तो कितना निकाल पाओगे, तो सर इसलिए इसका अमाउंट कम होता है, दैट इज 50 ml। कितना होता है बेटा, 50 ml। और दूसरी बात करें तो आरडीपी जो है वो इफेक्टिव नहीं है। मोर इफेक्टिव कौन सी है, एसडीपी। लिख लो बेटा जल्दी से लिख लो, मोर इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होती है, तो आप कहेंगे एसडीपी, सिंगल डोनर प्लेटलेट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि हेल्थी डोनर से ली गई है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि 1 एसडीपी इक्वल्स टू 5 to 6 आरडीपी। ठीक है, कि एक जो एसडीपी है ना सर, एक जो एसडीपी है वो कितनी आरडीपी के बराबर है, तो आप कहेंगे 5 to 6 आरडीपी के बराबर है। मतलब एसडीपी जो है वो आपकी क्या होती है, सबसे कारगर साबित होगी, क्योंकि अपन वो हेल्थी डोनर से ले रहे हैं। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, दैट इज द अनदर कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का सर किसमें इस्तेमाल करेंगे, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, इसको अपन इस्तेमाल करते हैं किसमें, क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी में। अगर किसी पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, और क्लॉटिंग फैक्टर में भी मेनली मैं बात करूं तो सर कौन से नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर। और इस 8 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी देखने को मिल सकती है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे हीमोफीलिया। यानी कि सर हीमोफीलिया वाली कंडीशन में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इस्तेमाल होता है बेटा। अमाउंट पूछे एक यूनिट में कितना, 200 से 250 ml के लगभग इसका अमाउंट होगा सर। स्टोरेज टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने -30 डिग्री सेल्सियस पे एफएफपी फ्रोजन है बेटा, जमा हुआ है, तो कितने दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हो, 1 ईयर तक। कितने दिन तक, 1 ईयर तक। ट्रांसफ्यूजन की टाइम बोले तो सर 15 से 30 मिनट में अपने को ट्रांसफ्यूज करना है। अगली बात आती है सर एल्बुमिन की। तो एल्बुमिन क्या है, एक प्रकार का, आप कहते हैं सर एल्बुमिन जो है एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है बेटा जी, प्लाज्मा प्रोटीन। अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर इस प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी है एल्बुमिन की, तो फिर क्या करेंगे अपन, एल्बुमिन ट्रांसफ्यूज करेंगे। सबसे पहला एल्बुमिन की डेफिशिएंसी, दूसरा लीवर फेलियर। अरे बेटा एल्बुमिन जब पढ़ते हैं तो लिखते हैं ना कि एल्बुमिन बनता कहाँ है सर, लीवर में। तो अगर किसी का लीवर खराब है, इसका मतलब एल्बुमिन की डेफिशिएंसी हो सकती है सर।
है ना। और एल्बुमिन जरूरी क्यों है, एल्बुमिन जरूरी क्यों है सर, ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, बोले तो एडिमा को प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है बेटा जी, एडिमा को प्रिवेंट करता है, इसलिए एल्बुमिन लगाना जरूरी है। सर एल्बुमिन को कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो याद रखना 5 साल तक स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट आता है क्रायोप्रिसिपिटेट। क्रायोप्रिसिपिटेट का मतलब है कि ये किससे प्राप्त हो रहा है, एफएफपी से, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से। अगर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से हो रहा है तो सर इसका भी काम क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर्स को रिप्लेस करना। और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से हो रहा है तो सर इसको कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, 1 ईयर तक। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जानकारी कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट मिलेगा उसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डोनेशन के बारे में, डोनर के बारे में, और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, और आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। उसके लिए बेटा नेक्स्ट पार्ट का वेट करेंगे। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। जय हिंद सभी को।